अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये वो कर्व है जो कि रिप्रेजेंट करता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी टू एन इंडिविजुअल। यानी डेफिनेशन से हमें इतना पता चल रहा है कि किसी भी दो गुड्स के ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है और वो सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इंडिविजुअल को इक्वल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर को हम दो कमोडिटीज देते हैं एक्स एंड वाई और हम इसको कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं चॉकलेट और चिप्स। ये दो कमोडिटीज हैं। They are not perfect substitutes, but somehow they are substitutes to each other. तो कंज्यूमर को हम कुछ कॉम्बिनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंज्यूमर से पूछते हैं कि अगर मैं आपको कॉम्बिनेशन दूं एक चॉकलेट और 12 पैकेट ऑफ चिप्स, ठीक है। अच्छा, या फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन दूं 2 चॉकलेट और 6 चिप्स, ठीक है। इसी तरह मैं उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दूं और ये हमने 3 कॉम्बिनेशन ले लिए, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। मैंने उसको ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए और जब हमने इंडिविजुअल को ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखकर पूछा कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसको आप प्रेफर करेंगे। प्रेफर इंडिविजुअल हमेशा उस कॉम्बिनेशन को करता है जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, जिससे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही हो, वो उस कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन देखने के बाद, इनको एनालाइज करने के बाद इंडिविजुअल बोलता है कि मैं इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को आपस में डिफरेंशिएट करने के काबिल नहीं हूँ, मैं इनमें से किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन मुझे सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसको मैं दूसरे पे प्रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने ये नोट किया होगा कि आप मार्केट में गए और आपको 2 ड्रेसेस पसंद आ गए, ठीक है। अब एक का आपको कलर फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरे का आपको प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है। तो होता ये है कि अक्सर आप इनडिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनडिफरेंट मीन्स कि आप डिफरेंशिएट ना कर सकें, ठीक है। आप डिफरेंशिएट ना कर सकें कि आपको दोनों में से किससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है या किस कॉम्बिनेशन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि फिर आप किसी सेकंड बंदे का जो है वो ओपिनियन लेते हैं कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मुझे इक्वली दोनों बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक है, और मैं इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आप किसी दूसरे का ओपिनियन ले रहे होते हैं क्योंकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते। तो बिल्कुल इसी तरह ये सारे कॉम्बिनेशन, अगर वो कॉम्बिनेशन हो जिसमें कंज्यूमर डिफरेंशिएट ना कर पाए, ठीक है, और इनडिफरेंट हो क्योंकि हर कॉम्बिनेशन से उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, तो अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ में प्लॉट करें और इन कॉम्बिनेशन को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो कर्व आएगा उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि ये वो कर्व होगा जो कि ऐसे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि कंज्यूमर को, इंडिविजुअल को इक्वल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दे रहे हो। अब इस जो हमने टेबल एक तरह से बनाया है, कॉम्बिनेशंस लिए हैं, इसको हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, यहाँ पे हमने चॉकलेट की यूनिट्स ले लिए, यहाँ पे हमने चिप्स प्लॉट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई दो कमोडिटीज़ इस तरह लें, आप सिंपल गुड एक्स और गुड वाई भी ले सकते हैं। बहरहाल जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो 1 चॉकलेट और 12 चिप्स हैं। जो सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन है वो है 2 चॉकलेट और 6 चिप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास 3 चॉकलेट्स एंड 4 चिप्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है। और जो लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा डी कॉम्बिनेशन, वो है 4 चॉकलेट और 3 चिप्स। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन आ गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक कर्व आ जाएगा,
तो ये देखिए, जब हमने इन सारे कॉम्बिनेशन को आपस में ज्वाइन किया तो हमारे पास एक कर्व आ गया। ये कर्व कहलाता है आपका इनडिफरेंस कर्व। क्या कहलाता है? इनडिफरेंस कर्व। क्यों? क्योंकि इस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इन दो गुड्स के, वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, इक्वल यूटिलिटी दे रहे हैं। इस वजह से अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन होती है, यूटिलिटी होती है, वो सेम होती है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम यहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ए कॉम्बिनेशन, बी, सी और देखें। अब कंज्यूमर फॉर एग्जांपल ए कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब वो ए से बी कॉम्बिनेशन पे आना चाह रहा है, मींस ये कि वो चॉकलेट के 1 यूनिट जो है उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाह रहा है। अब हमने सेटिस्फेक्शन को सेम रखना है, ठीक है। अब देखें, अब जब वो ये 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहा है तो वो चिप्स के कुछ यूनिट जो है वो कम करेगा। यहाँ पे क्वांटिटी सेम रखना हमारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो चिप्स के 2 यूनिट अगर सेक्रीफाइस कर रहा है, कम कर रहा है उसकी कंजम्पशन, तो 2 यूनिट ही चॉकलेट की इंक्रीज करेगा। हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंस है यूटिलिटी के, यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए। हो सकता है कि वो चिप्स के ज्यादा यूनिट्स जो है वो आपने सेक्रीफाइस करके चॉकलेट के कम यूनिट इंक्रीज कर रहा हो, लेकिन यूटिलिटी सेम रहेगी। अब देखिए उसने क्या किया कि 6 यूनिट जो है वो चिप्स के कम करे। अब जब उससे चिप्स, इस तरह समझें कि उससे 6 पैकेट चिप्स के ले लिए गए, तो जब उससे 6 पैकेट चिप्स के ले लिए गए तो उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, सेटिस्फेक्शन कम हो गई, क्योंकि पहले उसके पास जो कॉम्बिनेशन था उसमें उसके पास जो है वो 1 चॉकलेट और 12 चिप्स थे। अब जो इस यहाँ पे अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाए तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 1 चॉकलेट और 6 चिप्स। कोर्स इस बंडल में उसको ज्यादा चिप्स मिल रहे हैं, इस बंडल में उसको कम चिप्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने चॉकलेट की जो है यूनिट बढ़ाने शुरू करे। जब हमने चॉकलेट का 1 यूनिट इंक्रीज करा तो जो सेटिस्फेक्शन यहाँ से कम हुई थी चिप्स के यूनिट कम करने से, वो सेटिस्फेक्शन दोबारा से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो जो सेटिस्फेक्शन कम हुई थी वो सेटिस्फेक्शन दोबारा से इंक्रीज हो गई, कंपनसेट हो गई, और आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गए। इट मींस कि जहां जितनी उसको सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल रही थी उतनी सेटिस्फेक्शन उसको यहाँ मिल रही है। तो अगर हम y की यूनिट कम कर रहे हैं तो हमें x के उतने यूनिट बढ़ाने पड़ेंगे जिससे जो सेटिस्फेक्शन उसकी यहाँ कम हुई है वो सेटिस्फेक्शन दोबारा से इंक्रीज हो जाए और वो सेम सेटिस्फेक्शन पे दोबारा पहुंच जाए। इसी तरह यहाँ पे भी हम b से c कॉम्बिनेशन पे यही कर रहे हैं कि हमने y के कुछ यूनिट कम किए जिससे y हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी वो कम हो गई, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमने x के इतने यूनिट बढ़ाने हैं जिससे जो सेटिस्फेक्शन y को कम करने से कम हुई है वो वापस से इंक्रीज हो जाए। तो बेसिकली पॉइंट आपका वही सेम है कि इस इंडिफरेंस कर्व पे, सेम इंडिफरेंस कर्व पे जो यूटिलिटी मिल रही है इंडिविजुअल को, जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या है? सेम सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, अब अगर हम स्लोप फाइंड करने की कोशिश करें इंडिफरेंस कर्व का, ये जो एक कर्व हमारे पास आया है कॉन्वेक्स शेप का, ठीक है, ओरिजिन की तरफ इसका क्योंकि कर्व है तो इसको हम कॉन्वेक्स शेप कहते हैं, इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप जनरली जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ठीक है, कि x के 1 यूनिट अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं लेट्स सपोज, तो हमें y के कितने यूनिट जो हैं वो आपके बेसिकली चेंज करने, y के कितने यूनिट में चेंज आएगा, x के यूनिट को इंक्रीज करने से y में कितना चेंज आ रहा है। अब y में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, इसके मुताबिक ही आपका स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ए से बी कॉम्बिनेशन के दरमियान का स्लोप फाइंड करने की अगर हम कोशिश करें, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए सिंपल सी बात है कि स्लोप को अगर मैं फर्दर इसके फॉर्मूले को जो है बेसिकली ये राइज ओवर रन का फॉर्मूला फर्दर इसको लिखूं तो ये ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करना चाहते हैं ए से बी पॉइंट का, तो हमने y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हुआ है? चिप्स। तो हम देखेंगे कि इसमें कितना चेंज आया। फाइनल वैल्यू इसकी क्या है? 6। ओल्ड वैल्यू क्या है? 12।
इसी तरह हम x के देखेंगे कि फाइनल वैल्यू x की क्या है 2, ओल्ड वैल्यू क्या है 1। जब हम फाइंड करेंगे तो 6 माइनस 12 हमारे पास क्या आ गया -6 और डिवाइडेड बाय 1। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इट मींस स्लोप क्या आ रहा है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। अब ये बता रहे हैं कि अगर हम 1 यूनिट x का इंक्रीज करते हैं तो हमें y के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कितने यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 6 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या थ्रू आउट इंडिफरेंस कर्व स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट कब होता है? जब हमारे पास एक लीनियर लाइन आती है। लीनियर लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन क्योंकि ये लीनियर लाइन नहीं है, ये नॉन लीनियर है, कॉन्वेक्स शेप है, इसलिए यहाँ का स्लोप कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो हमने डिफरेंट पॉइंट के यहाँ पे हम स्लोप निकाल लेते हैं। अगर हम पॉइंट बी टू सी का स्लोप निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकालना है। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या हो गई हैं, ये दो वैल्यू, और ये हमारे पास वैल्यू हो गई हैं ओल्ड वैल्यूज। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। फाइनल वैल्यू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 1। अब क्या बता रहे हैं कि अब स्लोप हम जब जैसे ही इस पॉइंट से नीचे की तरफ गए तो ये हमें बता रहा है कि अगर हम x की मजीद एक यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो y के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप C टू D पॉइंट का निकालेंगे स्लोप तो आपके पास क्या स्लोप आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब आप निकालेंगे। अच्छा, अब हमें क्या पता चला इससे कि पहले आपका जो स्लोप था वो पहले आपका स्लोप था 6, ठीक है, -6, यानी आपको 1 यूनिट x के इंक्रीज करने के लिए y के 6 यूनिट जो है चिप्स के 6 यूनिट काम करने पड़ रहे थे। देन आपका स्लोप डिक्रीज होके हो गया 2 और उसके बाद आपका स्लोप हो गया 1। तो थ्रू आउट द लाइन जैसे जैसे आप चॉकलेट को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जो आपकी y का सेक्रीफाइसिंग रेट है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना आप y के यूनिट, चिप्स के यूनिट, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने अपनी बात यहाँ तक रखनी है कि पहली बात, जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS जिसे हम कहते हैं। स्लोप फाइंड करने का सेम वही फॉर्मूला है आपका। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारे किसके इक्वल होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। और क्योंकि इस कर्व का नेगेटिव स्लोप है, x का हर 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए हमें y के यूनिट सेक्रीफाइस कम करने पड़ रहे हैं, यानी डिक्रीज करने पड़ रहा है। एक इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे को डिक्रीज करना पड़ रहा है, तो स्लोप हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। इस नेगेटिव स्लोप को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको स्पेसिफिक इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि x को अगर हम मार्जिनली चेंज करना चाहते हैं तो हमें y के कितने यूनिट जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, कितने यूनिट y के चेंज करने पड़ेंगे कि हमारी यूटिलिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अगर हम x के यानी चॉकलेट के यूनिट बढ़ाना चाह रहे हैं मार्जिनली, तो हमें y के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे कि हमारी यूटिलिटी क्या रहे, सेम रहे, हमारी यूटिलिटी क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो इस वजह से इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और थ्रू आउट इंडिफरेंस कर्व, सेम इंडिफरेंस कर्व, आपकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को समझा और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व समझेंगे।